क्लास नोट्स निकालें आप लोग। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? माहौल सेट है? संघर्ष जारी है? होमवर्क वगैरह कंप्लीट हो रहा है? कल सर्कुलर मोशन का रिवीजन करने के लिए बोला था, किसी ने किया क्या? कितने लोगों ने किया है? ये जितने भी लोग हैंड रेज करते हैं सच बोलते हैं ना? ओके। क्या हुआ? कल जो कुछ भी पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? सफा सफ। ओके, आगे बढ़े फिर। चलिए, उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न 50 पैसे के लिए। हाँ, जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक ये स्क्वायर प्लेट है। कैसा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट। ठीक। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। इसका रेडियस कितना है? ए। यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। क्वेश्चन लिखें। both of the square and disc both of the square and disc are made up of are made of a same material are made of a same material and have also same thickness and have also the same thickness. find the find the location of find the location of center of mass. Find the location of center of mass. आज थोड़ी जनता कम है, घर निकल गए क्या लोग? ऐसे कितने लोग हैं जो कल नहीं आएंगे? जो भी आपके लेक्चर्स छूट जाते हैं उनको प्लीज आप लोग कवर कर लीजिएगा, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोशिश करिएगा जो लोग भी जा रहे हैं प्लीज ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब 8 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपका इंतजार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से फुली फ्लैश्ड तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है।
आपका मन करे तो क्लास अटेंड करना, ना करे तो मत करना। लेकिन अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लैगिंग ऑफ सिलेबस एंड एनीथिंग एल्स। आप मेरे पास ना आए अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए विशेष। लेकिन तुम्हारे पास तो एक बढ़िया ऑप्शन है ना ये ऑनलाइन। चलिए बताएं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर दोनों की थिकनेस सेम है, देखिएगा यहाँ पर दोनों की थिकनेस क्या है बेटा, सेम। थिकनेस सेम और साथ ही साथ बोला गया सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम। तो इनका जो भी मास होगा, वॉट एवर आई डोंट नो, इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास क्या है, m2। तो m1 और m2 जो भी मासेस होंगे, क्या वो एरिया के प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं कि इसका मास है सपोज m1 और इसका मास है m2, तो m1 अपॉन a2 बराबर क्या a1 अपॉन a2 लिखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ। एरिया, क्या आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2a स्क्वायर। क्या ये क्लियर है। एक डिस्क, डिस्क का एरिया क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर। अगर आप यहां से देखें तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास क्या, 4/पाई। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं जो m1 है, m1 उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/पाई टाइम्स ऑफ m2। क्योंकि मासेस नहीं दिए होते तो यहाँ पर हम डेंसिटी के रिलेशन का यूज करते हैं। ये बताइए यहां तक किसी को कुछ समझ में आया क्या। अभी सवाल खत्म थोड़ा ना हुआ है, अब तो शुरू होगा। अभी तो हमने बस ये निकाला है कि m1 और m2 का रेशियो क्या आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, जो भी आपको यूनिफॉर्म बॉडीज दी हुई हैं, क्या उनको मेल्ट करके उनके सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं। एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा जनाब। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है तो क्या मैं यहां पे मान सकता हूं एक m2 मास का पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है। अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे, 1,0। क्या सहमत हो। सिमिलरली उसी तरीके से एक स्क्वायर का भी सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ये डिस्टेंस a है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0,-a। हाँ सॉरी, x कोऑर्डिनेट -a होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -a,0। क्या सही लिखा है। लोग कहते हैं सर आंसर 0 आएगा। क्या आंसर 0 आने वाला है क्या, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि दोनों के मासेस बराबर नहीं है। हाँ अगर इसका मास और इसका मास बराबर होता तो ये तो कल हम देख ही चुके हैं, क्या सेंटर ऑफ मास जस्ट मिड पॉइंट पे आता, क्या वो ओरिजिन होता है या नहीं होता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे एक्सियम कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से लिखूंगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय -a प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 प्लस m2। क्या सहमत हो। अब क्या करो, m1 की वैल्यू m2 के टर्म्स में लिख दो। m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/पाई m2। तो देखना अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूं 4/पाई -a प्लस, एक मिनट m2 मिस कर गया ना, ठीक है m2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है a प्लस a m2 और नीचे हो जाएगा 4/पाई प्लस 1 m2। क्या सही लिखा है क्या, बस खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहा है, पाई -4 अपॉन पाई प्लस 4। क्या यही आ रहा है, चेक करें भाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, ये एक्सप्रेशन आता है। ये क्या, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टफ सवाल पूछ लिया। पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 -4, तो ये टर्म जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां लाई करेगा, डिस्क में या स्क्वायर में, स्क्वायर में। तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वो आपसे कोऑर्डिनेट ना पूछे, वो आपसे सिंपली ये पूछे कि ये बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास है फॉर अ गिवन सिस्टम वो स्क्वायर के अंदर पाया जाएगा या फिर डिस्क के अंदर पाया जाएगा। वैसे तो ये मैं देख करके अपने आप फील से ही बता सकता हूं, क्योंकि कल हमने बात करी थी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके पास होता है, हैवी या लाइट,
हैवी के पास होता है। यहाँ पे हमने जब ये रेशियो निकाला m1/m2 का, तो ये क्या है 4/पाई। क्या ये रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है? ये रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है। m1 किसका मास है? m2 किसका मास है? डिस्क का। तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर का मास क्या है? ज्यादा है। अगर स्क्वायर का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के पास होगा या डिस्क के पास होगा? स्क्वायर के पास होगा। क्यों सॉल्व नहीं हुआ था भाई? हो गया था? कितने लोगों का आंसर आ गया था? ओके, वंडरफुल, ग्रेट। अब कुछ लिख रहा हूं, उसको नोट डाउन करिएगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ये सिग्मा इस तरीके से।
अर्पित अग्रवाल, क्यूब का वॉल्यूम तो 8a क्यूब होगा ना बेटा, क्यूब नहीं था वो स्क्वायर था। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, कितनी बार बोला है, थोड़ा सा ब्रांड इंक्रीज करो। क्यूब को स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर को क्यूब बना देते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो एसीटी दे रहे हैं और कितने नहीं दे रहे हैं? अच्छा सब दे रहे हैं। तू तो छोड़ ही दे पढ़ना लिखना, बता रहे हैं तुझे। हाँ ट्रेन ठेला ले ले तो बेचते रहिए वहां पे चने बैठ के। नालायक, जान मुझ के कराया होगा टिकट उसी दिन का। देखिएगा ध्यान से, कुछ नए टर्म्स डिफाइन करने जा रहा हूं। कुछ देर तक फिजिक्स की चर्चा शायद ना हो, ठीक है, लेकिन सर क्यों डिफाइन करने जा रहे हो? क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि हम सेंटर ऑफ मास कोई कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे, और स्पेशल बात यह है कि जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आज के बाद हमेशा आगे जाकर के रोटेशनल चैप्टर में भी यूज होगा, और जब आप 12th क्लास में एंटर होंगे तो वहां भी इस तरीके के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ है नहीं नया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जिनको समझना जरूरी है। हम तीन तरह की डेंसिटीज को डिफाइन करते हैं। आपने आज तक जो डेंसिटी पढ़ी है 9th और 10th क्लास में, वो आपने सिर्फ एक डेंसिटी पढ़ी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। आपने जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो बताइए क्या पढ़ा है आपने? मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन आज मैं यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके की डेंसिटी डिफाइन करने जा रहा हूँ। सर क्यों करने जा रहे हो? जरूरत है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहली डेंसिटी जो डिफाइन कर रहा हूं वो है लीनियर मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी। जनरली इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मास डेंसिटी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन की जाती है जिनका मास किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? लाइन के अलोंग। अब लाइन के अलोंग किसका होगा? रॉड में और रिंग में। अब तुम कहोगे सर रिंग में कहां है? एक रॉड से ही तो रिंग बनी है। कैसे बनती है? रॉड को इस तरीके से बैंड कर दो तो क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। नहीं आई बात समझ? तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड फॉर दोज बॉडीज इन विच मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन। ध्यान से बस सुनते रहिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं खास। तो हम ये कह सकते हैं रिंग, रॉड, इस तरह के, या कोई भी एक ऐसा आर्बिटरी शेप का वायर है कोई भी, तो उस वायर के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है, लैम्डा नाम से समझ में आ रहा होगा, लीनियर मास डेंसिटी। इससे पहले फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर है तो लेंथ हो गया। वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर दिया? लेंथ से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रॉड कंसीडर करी, और इस रॉड में एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया। क्या लिया? एलिमेंट। मान लो इसकी लेंथ कितनी है? dx, और इसका जो मास है वो कितना है? dm। तो अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब यहाँ का लैम्डा बता दो, तो मैं कहूंगा छोटा सा मास dm डिवाइडेड बाय dx। एक्चुअली में लैम्डा जो है ना वो मुझे ये बताता है कि मास किस तरीके से उस रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब लैम्डा मुझे मास के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। किससे? लैम्डा से। तो जो आपने एलिमेंट लिया है यहाँ पे dm, तो इसका मास आप कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dx। तो आज का ये बात याद रखना, अगर कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है और आप उसमें एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उसका मास आप इस तरीके से लिख पाएंगे, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। मान लो ये रॉड यूनिफॉर्म हुई। यूनिफॉर्म का मतलब पूरा का पूरा रॉड सेम मटेरियल से ही बना हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर आपने लोहा यूज किया है तो यहां भी लोहा ही यूज किया है, सेम डेंसिटी का, तो वो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म रॉड है तो dm बाई dx को ही हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? m बाय l लिख सकते हैं। ये बात समझ आई क्या? अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप dm बाई dx को डायरेक्टली m बाय l नहीं लिख पाएंगे। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात क्लियर है? क्योंकि वैसे भी हम मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर रहे हैं। जब यूनिफॉर्म है तो आप m बाय l लिख सकते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स के फिजिक्स में मार्क्स सेम आए। क्या है? सेम।
मान लीजिए 100 का पेपर हुआ और सभी के 20 नंबर आए। हाँ, औकात के हिसाब से बता रहा हूँ, कितने नंबर आए? 20 नंबर, है ना। तो मुझे निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। सभी के 20 आए, तो मैं चाहे इधर वाले बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालूं, चाहे इधर बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालूं, चाहे बीच में बैठे हुए 100 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालूं, क्या सबका एवरेज 50 ही आएगा? अच्छा सॉरी, वो भूल गया, एवरेज तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। या पूरी क्लास का एवरेज निकालूं तो वो भी क्या आएगा? 20 ही आएगा। तो बिल्कुल वही कहानी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा हर पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा। मतलब हर पॉइंट की लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी इफ रॉड इज यूनिफॉर्म। ऐसे क्या इसमें ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो? ठीक है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या, लैम्डा इज डिफाइंड फॉर व्हाट? लीनियर बॉडीज। कौन सी बॉडीज? लीनियर बॉडीज। बस आप देखते रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी जो डिफाइन की गई है, दैट इज द सरफेस मास डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सरफेस मास डेंसिटी उन बॉडीज के लिए डिफाइन की जाती है जिन बॉडीज का मास किसी प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्लेन में, या हम कह सकते हैं 2D प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कौन हो सकता है? डिस्क। कौन है? डिस्क। देखिए, डिस्क हो सकती है, कोई क्या हो सकती है? प्लेट हो सकती है। डिस्क है, प्लेट है, जिसमें पूरा का पूरा मास एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसे बॉडीज को लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? ये कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे वो किया था मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मास पर यूनिट एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है, क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने इसमें एक बहुत छोटा सा ये एलिमेंट कंसीडर किया, इसका मास है dm। क्या है? dm। और इसका एरिया कितना है? da। तो फॉर अ गिवन पॉइंट, अगर कोई मुझसे पूछे भाई साहब इस पॉइंट की डेंसिटी बता दो, क्या बता दो? डेंसिटी। तो इसका मास बटे एरिया। तो यहाँ पे हम dm बराबर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू da। नहीं आया समझ? ठीक है, फिर वही बात कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो m बाई da को, dm बाई da को क्या लिखा जा सकता है? कैपिटल M बाय a। और a इज व्हाट? एरिया ऑफ अ बॉडी। जैसे ये आप कर चुके हो थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले आप यही कर रहे थे। जब भी आप किसी बॉडी का मास निकालते थे तो सिंपली क्या लिखते थे? सिग्मा इंटू ए ही लिखते थे। ठीक है, सिग्मा थी डेंसिटी, लेकिन सिग्मा सबका क्या था? सेम था, तो वो कट जाता है। इसलिए मैंने मास का रेशियो डायरेक्टली किसके बराबर कर दिया था? एरिया के रेशियो। अबे किया तो था। तो ये हम ये कह सकते हैं सरफेस मास डेंसिटी जो है वो भी मुझे मास का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ऑन द प्लेन। किसमें बता रहा है? ऑन द प्लेन। सर मुझे क्या याद रखना है? तुम तो बस ये याद रखो कि हाउ टू डिफाइन द सिग्मा एंड हाउ टू डिफाइन द लैम्डा। तीसरी वाली से तुम काफी फैमिलियर हो, पुराना रिश्ता रहा है तुम्हारा, ठीक है, बचपन से वही पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। कौन सी वाली? तीसरी वाला आपको समझ में आ रहा होगा, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी के बारे में लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से।
इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, दो समझ में आ गए तो ये तो वैसे ही समझ में आ गया। इसको कैसे डिफाइन करोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये किन बॉडीज के लिए डिफाइन की जाएगी? जिनका मास 3D स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज्यादातर आपको ऐसी ही बॉडी देखने को मिलती है, स्पेयर, कोन, सिलेंडर। समझ पा रहे हो? तो ऐसी बॉडीज के लिए हम ये डिफाइन करते हैं, या बचपन से पढ़ते हुए आए, ये वही वाली डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो dm/dv लिख सकते हैं। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म हुई, कैसी हुई? यूनिफॉर्म, तो आप उस केस में रो बराबर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? m/v लिख सकते हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग एलिमेंट की डेंसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग होगी। मिलावट करके बनाया तुमने, कहीं पे एल्यूमिनियम लगा हुआ है, कहीं पे आयरन लगा हुआ है, कहीं पे कॉपर लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है हर जगह डेंसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो हम कहेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा माल एक जैसा है, हर जगह आयरन ही लगा हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे दैट इज व्हाट? m/v। नोट डाउन दिस। क्या आगे बढ़ा जाए भाई? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, याद रखना। इसका कहाँ यूज आएगा, धीरे धीरे आज की क्लास में आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बॉडी दी हुई है लाइक दिस। ठीक, अब ये बॉडी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर एक पार्टिकल है या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं? ठीक है, और हमसे ये बोला जाए कि भाई साहब अगर ये ओरिजिन है तो बताओ कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? मतलब हमारा अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो किस तरीके से किया जाए? एक बात बताओ, आपने इससे पहले एक्सप्रेशन पढ़ा था फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, और आपको उसके सवाल भी बहुत आसान लगे होंगे। आपने रेस सॉल्व करी होगी तो लगभग ऑलमोस्ट सभी सवाल आपसे हो ही गए होंगे। करके आए हो? आपको याद होगा जब आप वहां पे फॉर्मूला लिखा करते थे, जैसे RCOM का, किसका? RCOM का, तो क्या लिखा करते थे? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3। क्या इस तरीके से लिखते थे? तो मैं उसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं, दैट वाज द समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। कैसा ही कुछ था। लेकिन वहां पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो फाइनाइट था। और वहां पे ज्यादातर आपको जो सवाल देखने को मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं कि 5 या 6 पार्टिकल हैं। लेकिन अगर आज इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी पर आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या बता पाओगे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? कैलकुलेट करके, गिन करके, वैसे नहीं केमिस्ट्री का यूज करके नहीं कि नहीं सर मैं मास निकाल लूंगा, फिर उससे मुझे वो पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, वो वाला नहीं। क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो फिर इस केस में क्या करें? देखो ये समेशन है। अगर आपको याद हो टमाटर काटे गए थे, जो मुझसे पढ़ा है उसको याद होगा। अगर टमाटर बहुत छोटे छोटे कटे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा फिर? इंटीग्रेशन होगा। मतलब आज यहाँ पे ये जो साइन समेशन वाला है, इस समेशन वाले साइन को हटा के क्या लगाया जा सकता है? इंटीग्रेशन। इस तरीके से लिखेंगे R/dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। क्या है समझिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप होता है मैं एक एलिमेंट लेता हूं। क्या लेता हूं? एलिमेंट। अलग अलग बॉडीज के लिए एलिमेंट अलग अलग शेप का होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि मुझे यहां पर बोला गया कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया छोटा सा। मान लो उस एलिमेंट का मास कितना है? dm। अब मैंने उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया, और मान लो पोजीशन वेक्टर कितना है? r वेक्टर। कितना है? r वेक्टर। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? इस एलिमेंट के लिए dm इंटू r। लेकिन ऐसे यहाँ कितने dm है? क्या बहुत सारे हैं या नहीं है? तो ऐसे ही सारे dm r d1 r d2 r
इस तरीके से सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो दैट इज व्हाट समेशन, समेशन इज व्हाट इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास। ये इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या लिखा हुआ है? टोटल मास ऑफ अ बॉडी। क्या बात समझ में आई? तो ये है एक जनरल एक्सप्रेशन। अगर इसी को मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं एक्सयूएम, क्या लिखना चाहूं? एक्सयूएम, बताना क्या लिखोगे? अपॉन टोटल मास, क्या लिखोगे? अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं वाईसीएम, क्या लिखोगे? बस देखते रहना अभी, ठीक है, ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। इट्स लाइक अ इंफॉर्मेटिव वन वे कन्वर्सेशन चल रहा है, बस समझते जाओ हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे जेड सीएम पूछ लूं तो क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम, क्या लिखोगे या नहीं लिखोगे? ये सब आप कर चुके हो, कल भी किया था। आप वहां लिखते थे सम, क्या करते थे? सम। लेकिन सम बहुत सारी चीजों को किया जाए, अनगिनत है जिनको तुम काउंट नहीं कर सकते। तो उसी का समेशन करने के लिए हमारे पास एक नया टूल आया जो कि सांप की शेप का दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको आप इंटीग्रेट तभी कर पाओगे, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन देख लो, जैसे एक्स डीएम लिखा हुआ है, ये तभी हो पाएगा या तो आप एक्स को एम के टर्म्स में लिख पाओ, या फिर आप एम को एक्स के टर्म्स में लिख पाओ, अदरवाइज आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्टिन्यूअस मास बॉडीज में हमें जब भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा, मुद्दे की बात, काम की बात सुनिएगा, सबसे पहले एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट किस शेप का होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, समय आने पे बताया जाएगा। लेकिन एलिमेंट लेंगे, उसका मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका मास, उसका पोजीशन वेक्टर, जो भी आपने डीएम लिया है उसी का पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे और एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या क्लियर है ये बात? नोट डाउन दिस। ठीक है, देखना, मैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका आंसर आपको पहले से पता है। क्या? मैंने यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया, ठीक, और ये रॉड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब पूरे का माल क्या है? सेम है, मास एम है और लेंथ क्या है? एल। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास कल मैंने बताया था L/2 पे, बस मैंने बताया था कि ऐसा होता है। क्या मैंने प्रूफ किया था? क्या मैंने बोला? आपने मान लिया हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, होता होगा शायद। तो मैं यहां पर ये देखना चाह रहा हूं, ये बात बताओ मुझे, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है या डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है? तो मैं ये देखना चाह रहा हूं, जो ये मैंने मेथड पढ़ा है, इस मेथड से क्या मेरा जो आंसर L/2 होता था वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? अगर आ गया तो सही पढ़ा है, और नहीं आया तो पक्का कुछ लोचा है। तो देखना, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? एलिमेंट। क्या लेते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला दिया जाए आपस में तो ये रॉड बनके तैयार हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का एलिमेंट क्या है? हाँ, ब्रिक, ईंट। समझ रहे हो? बहुत सारी ईंट को मिला मिला करके ये बन के तैयार हो गया। अगर तुम्हारी बॉडी के लिए एलिमेंट पूछा जाए तो क्या है? सेल है। क्या एलिमेंट की फील आ रही है? ये वो वाला एलिमेंट नहीं है केमिस्ट्री वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कि पूछने लग जाओ सर ये कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? ठीक है, तो एलिमेंट मतलब किससे, तो मैंने क्या किया देखना ध्यान से, यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे, और एक्स डिस्टेंस पे जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, और सपोज उसकी लेंथ क्या है? dx। सर हमें कैसे पता चलेगा? पहली बार कर रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता होता।
जब मैंने पहली बार सीखा तो मुझे भी नहीं पता था कैसे करते हैं, लेकिन मैंने सीखा, फिर सीख के उसको अप्लाई करना समझ में आया। तो आज की क्लास में ज्यादातर चीजें जो आपको बताई जाएंगी ना, वो पहली बार बताई जा रही है, तो आपको पहले से थोड़ा ना पता होगा, आप तो अभी सीखोगे उनको, फिर धीरे धीरे उनको अप्लाई करना पता चलेगा। ये मत पूछना आपको कैसे पता चला, मैं तो याद करके आया हूं। मतलब भाई मुझे तो आता है, मैंने जब जीवन में पहली बार सीखा था तो मुझे भी तो ऐसे ही बताया गया होगा ना, ऐसा थोड़ा ना पैदा ही हुए थे कि एलिमेंट कैसे लेते हैं? तो देखना ध्यान से, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लिया, क्या लिया? एलिमेंट। अब बात करते हैं इस एलिमेंट का मास। मैंने मास मान लिया क्या है? डीएम। एलिमेंट बहुत छोटा है तो मास भी बहुत कम होगा, तो उसको बोल दिया डीएम। अब डीएम को लिखने का तरीका, लीनियर बॉडी है तो क्या होगा? लैम्डा इंटू डीएक्स। अरे होगा या नहीं होगा? लेकिन ये यूनिफॉर्म है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? एम बाय एल इंटू डीएक्स। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो वो बताते कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्म है तो आपको समझ में आ रहा है क्या लैम्डा को डायरेक्टली एम बाय एल इंटू डीएक्स लिख सकते हो। अब देखना, मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, तो एक्स सीओम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल इस एलिमेंट का यहां से एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स, एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। क्या ये लिखेंगे बेटा? पक्का? एक्स डीएम, क्या मेरे पास डीएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ चुकी है? क्या मैं डीएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट कर सकता हूं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा एम बाय एल एक्स इंटू डीएक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। ये क्या है? ये तो एम ही हो गया ना, डीएम 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 डीएम, सारे डीएम जोड़ दिए जाएगा, सारे डीएम जोड़ दिए जाए तो नीचे क्या आएगा? एम ही आएगा। अरे क्लियर है बेटे? नहीं आया समझ? इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। एम बाय एल तो कांस्टेंट है, क्या इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? तो इंटीग्रेट किसको करना है? इसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट लगेगी, लिमिट ऐसी लगनी चाहिए कि रॉड पूरी कवर हो जाए। एक बात बताना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? और इस पॉइंट का कितना है? एल। तो अगर 0 से एल सारे एलिमेंट ले लिए जाए, क्या पूरी रॉड साफ हो जाएगी? कर दें साफ? तो बताओ लिमिट कहां से कहां? एम से एम कैंसिल। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2। बहुत इज्जत से कर रहा हूं, जीवन में कभी नहीं किया, ठीक है। लिमिट रख देंगे, कितना आ रहा है? क्या वही आ रहा है जो पढ़ाया था? वही आ रहा है जो पिछली क्लास में बताया था। एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके एंड पॉइंट से कितनी दूरी पर होता है? एल बाय 2 पर होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, ये लिख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन तुम करोगे फिर, अभी बता देता हूं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है चलो पहले लिख लो फिर बता दूंगा। अच्छा, किसी को नहीं समझ आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन क्या है? एक रॉड है, क्या है? रॉड, ठीक। उस रॉड की लेंथ आपको एल दी हुई है, कितनी दी हुई है? एल। लेकिन ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी। रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो लैम्डा है, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके बारे में भी बताया गया है। मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लैम्डा नॉट एक्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लैम्डा नॉट एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम अ वन एंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रॉड कंसीडर करी, तो यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक्स डिस्टेंस की दूरी पर लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? लैम्डा नॉट एक्स। क्या समझ में आया? ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है? पक्का?
तो इसका मतलब यहां पर कुछ मटेरियल इस तरीके से यूज किया गया है कि यहाँ तो हल्का मटेरियल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं माल जो लगाया गया है यहाँ पर उसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली रॉड क्या होती जा रही है, हैवी होती जा रही है। आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, समय आपका शुरू होता है। L³/3 डायमेंशनली तो सोचो, अबे लैम्डा नॉट के टर्म्स में नहीं आएगा। नहीं, हम्म, कितने लोग कर चुके हैं? प्लीज क्विक फास्ट थोड़ा सा। 2L/3 will be the answer. लैम्डा नॉट वाला टर्म तो कट जाएगा। अच्छा देखिए, पहला स्टेप बताओ जल्दी, इधर क्विक, पहला स्टेप बताओ जल्दी, मदद करना मेरी। क्या लेते हैं? क्या एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लें? मान लो इसकी विड्थ कितनी है, dx। क्या किसी को कोई तकलीफ? अब जल्दी से बताना, जो छोटा सा आपने एलिमेंट लिया है, व्हाट इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट? क्या डीएम मान सकते हैं? और डीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू डीएक्स। लेकिन लैम्डा को क्या m/l लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? क्या लैम्डा m/l लिखा जा सकता है? क्यों नहीं लिखा जा सकता? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? तो क्या करें, छोड़ दें क्या? नहीं भैया, लैम्डा का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लैम्डा नॉट एक्स। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स। क्या इतना समझ आया? अब देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एक्सियम एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखोगे? इंटीग्रल एक्स इंटू डीएम। क्या डीएम की वैल्यू निकाल चुके हो? पक्का? तो ये लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बनेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आप एम मत लिखो, इंटीग्रल ऑफ डीएम है ना भाई। और डीएम की वैल्यू क्या? आपको टोटल मास दिया हुआ है क्या? अरे यार जल्दी बताओ, दिया है क्या? तो किस तरीके से लिखोगे? इंटीग्रल ऑफ डीएम, और डीएम की वैल्यू कितनी है? एक्स डीएक्स। देखो ध्यान से, क्या सही लिखा है क्या? नीचे लिखा डीएम, क्या लिखा? डीएम। ऊपर क्या लिखा? एक्स इंटू डीएम। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? 0 से एल। इंटीग्रेट करना आता है तो आपके सामने समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3, लिमिट आएगी l से 0। सिमिलरली x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? x²/2, लिमिट आएगी 0 से l। तो ये आता है आपका 2L/3। क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ रहा है क्या अभी सेंटर ऑफ मास? उससे आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है? पीछे आगे? नालायको, 2/3 है। कितना है? 2/3। 2/3 0.66 होता है। कितना होता है? 0.66। तो L/2 से क्या आएगा? पीछे आगे? आगे आएगा। और लॉजिकली आना भी चाहिए था, अगर तुम्हारा लॉजिक काम करता है तो। अगर यूनिफॉर्म मास था, क्या था? यूनिफॉर्म मास, तो कहां होता? सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता या नहीं होता? लेकिन अभी जरा उसको देखो, लैम्डा नॉट एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लैम्डा नॉट एक्स। तो आगे बढ़ने पे मास बढ़ रहा है, घट रहा है? और सेंटर ऑफ मास हैवियर के पास होता है या हैवियर से दूर होता है? हैवियर इधर है या इधर है? कल भी बताया था भैया, जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके ही करीब ज्यादा होगा। तो हैवियर मास इधर ज्यादा है। अरे है या नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, L/2 के इधर आएगा, इधर आएगा, आगे आएगा, जो कि कितना आ रहा है इस समय? 2L/3। नहीं आया समझ? क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? कैसे अप्रोच किया, समझ में आ रहा है? घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है। मैथ्स क्या तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे बहुत डाउट रहता है कि ये सारी चीजें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्या क्लियर है भाई? आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे अभी तो ये रॉड थी, क्या थी, रॉड। अगर इस रॉड को इस तरीके से बैंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बैंड कर दिया जाए, धनुष बना दिया जाए, तो क्या बन के तैयार होगा, क्या एक आर्क बन के तैयार होगा, मानते हो? तो देखना जरा ध्यान से, मान लो इस तरीके का कोई आपके पास सर्कुलर आर्क है, क्या है बेटा, और ये जो आर्क है इसका सेंटर होगा, देखो कैसे देख रहे हैं, बहुत गरीबी है, सेंटर होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा। तो सेंटर है और इसका डिस्टेंस ये क्या है, आर, आर इज रेडियस, आर इज व्हाट, रेडियस। मान लो ये जो सर्कुलर आर्क जो है बेटा, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां से y डिस्टेंस ऊपर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर है, y, तो y की जो वैल्यू आती है, पहले मैं रिजल्ट बताऊंगा बाद में उसका प्रूफ देखेंगे, जो r की वैल्यू आती है, सॉरी y की जो वैल्यू आती है वो आती है r साइन थीटा बाई 2, कितना, r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। ये याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद, r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2, यहाँ पे थीटा रेडियन में होगा, थीटा किस में होगा, रेडियन में। ये मैंने आर्क का बताया, किसका बताया, आर्क। अब सपोज आपके सामने सेमी सर्कुलर रिंग होती, क्या होती, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या सेमी सर्कुलर रिंग इस सर्कुलर आर्क का ही एक स्पेशल केस है, पक्का मानते हो इस बात को? अगर आपके सामने सेमी सर्कुलर रिंग है तो क्या सेमी सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके से बनाओगे, अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस, y। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बता पाओगे? बताओ थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 90 या 180 या 260 या 360, क्या 180 बना रहा है? ये जो टोटल एंगल है भाई वो तो यही है ना। क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, r साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। बताओ ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2r बाय पाई। क्या ये याद है तो ये भी याद है, पक्का, इसको भी याद रखना। एक सेमी सर्कुलर के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेमी सर्कुलर रिंग, कौन, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा, 2r बाय पाई पे होगा। अरे नहीं आया समझ? मान लो कल किसी ने कहा भाई साहब सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, मैंने कहा तुम बताओ, क्वार्टर है, क्वार्टर, क्योंकि फेवरेट है उसका। अब उसने क्वार्टर कुछ इस तरीके से बनाया, बी केयरफुल, इधर देखो, खिलखिलाओ मत, ठीक है, नालायक है। इस तरीके से रखा हुआ है ये राइट, ठीक है, क्या देख पा रहे हो, ठीक है। इतना तो श्योर है, आगे प्रूफ भी कर दूंगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, किस पे होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। जैसे कि ये आर्क है, इसका एंगल बाइसेक्टर यही था, अभी आर्क कैसे रखा हुआ है। तो ये बताओ, ये अगर क्वार्टर जो आप देख पा रहे हैं, ये थीटा कितना है, थीटा है कितना, पक्का, मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो कितना है, 90। तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर, क्या तुम y की वैल्यू बता पाओगे, जल्दी से बताना, y की वैल्यू क्या लिखोगे, r साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। क्या समझ में आया कुछ? तो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आप देख पा रहे हो कितना बन रहा है, पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 2 रूट 2 r बाय पाई। क्या सही है? अगर आपसे इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो बता पाते? ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल हमें पता चल जाता कितना है, 45 डिग्री। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स लिख पाते या नहीं लिख पाते? मैं अभी लिख देता हूं यहीं पे, तुम आराम से देख लेना खुद से, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4 r बाय
पाई, ठीक है, कॉमा, हाँ सॉरी 4 नहीं, कितना 2r बाय पाई कॉमा 2r बाय पाई। क्या तुम ये सब कुछ याद करने वाले हो क्या? नहीं, तुम्हें तो क्या याद रखना है, ये, क्या ये याद रहेगा? ये याद रख लेना और ये याद रख लेना, ठीक है। ये दो याद रखने, याद रखने का तरीका क्या है वो देख लो। आर तो आना ही है बेटा, रेडियस, दो ही चीज है, आर और थीटा। कौन है? आर और थीटा। ऊपर साइन के अंदर जितना एंगल है उतने का ही डिवाइड करना है। साइन के अंदर कौन है? थीटा बाय 2, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है? थीटा बाय 2। तो ये मैंने आपको कुछ केस बता दिए, स्टैंडर्ड केसेस, लेकिन आज तो कितना भी एंगल सबटेंड कर सकता है ना। कल मान लो 360 कर दिया, सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल। एक बात बता, 360 किया तो ये कितना हो जाएगा? 180। कितना? 180। साइन 180 की वैल्यू 0, ये तुम जानते भी हो। एक रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है? अरे नहीं आया। अगर ये 60 कर रहा होगा तो तुम मेरे पास आ जाओगे क्या रो करके? थीटा की वैल्यू पुट करते जाओगे, क्या तुम्हें आंसर मिलता चला जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। अभी बात कर लेंगे। शेप में कहा है सिमेट्रिकल? इसके ऊपर और इसके नीचे, तो ऐसे ऐसे तो जीरो है ना, है तो जीरो। एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? सिर्फ किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? वाई के अबाउट, एक्स के अबाउट तो नहीं है। क्या नोट कर लिया क्या भाई? जल्दी करें फटाफट। देखो, चलो अब लिखना बंद कर दो बिल्कुल। फॉर्मूला याद है? आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ठीक है। तो चलिए सेमी सर्कुलर आर्क की बात करते हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर आर्क है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक है। ये रही मेरी एक्स एक्सिस और ये रही मेरी वाई एक्सिस। देख करके मैं तुरंत बोल सकता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो 0 होगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। क्या जितना इधर मास है क्या उतना ही इधर मास है? अगर मान लो तुमने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे लिया, क्या लिया? छोटा सा एलिमेंट, और मान लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है,
कितना है 2, तो इधर वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा +2 या -2, तो m1 इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 और इसका कितना -2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। जो कहानी इसके साथ हुई है वही कहानी हर किसी के साथ होगी। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे जो मास है वो किसी एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक आर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो आर्क भी एक लाइन, लेकिन यहां पर एलिमेंट कैसे लेते हैं वो ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने कहा कि इस तरीके से बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और यहां पर अगर मुझे मासेस की पोजीशन डिफाइन करनी है तो सबसे बढ़िया टूल क्या है डिफाइन करने का? एंगल। क्या टूल है सबसे बढ़िया? एंगल। वैसे तो मैं बोलता कि बताओ यहाँ पे एलिमेंट रखा है उसकी पोजीशन, तो तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हें एक्स भी बताना पड़ता और वाई भी बताना पड़ता, लेकिन एंगल के टर्म्स में बहुत आसानी से काम चल जाएगा। मैंने बोला थीटा 60 पहुंच गए। मैंने बोला थीटा 120, मतलब अगर पार्टिकल का एड्रेस पूछूं इस केस में तो थीटा के टर्म्स में बताना आसान है या एक्स और वाई के टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में बताना मेरे लिए आसान है। तो मैंने क्या किया देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना था, तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। ये एलिमेंट है तो बहुत छोटा, लेकिन मैंने थोड़ा सा जूम करके बनाया हुआ है जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने यहां से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जाके, कितने एंगल पे जाके? थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और सपोज ये छोटा सा एंगल एलिमेंट जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? डी थीटा। सर आपने ऐसे क्यों किया? एक्स पे जाकर के डीएक्स करते थे। अरे एक्स पे जाके डीएक्स करते थे, अरे हाँ या ना? तो उसी तरीके से यहां से थीटा एंगल पे जाके जो एलिमेंट ले रहे हो उसके लिए क्या लिखोगे? थीटा या डी थीटा? डी थीटा। एलिमेंट बहुत छोटा है जनाब, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे बनाने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? बहुत छोटा। ठीक है, यहां तक बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? एक बात बताओ, जो आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इसका वाई कोऑर्डिनेट ये आर है। ठीक है, क्या लिखोगे? आर। देखो थीटा तो बहुत छोटा है, तो थीटा प्लस डी थीटा लिखने की बजाय सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा। क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट है? इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? अगर इसकी लेंथ में dx बोलूं तो dx बराबर क्या लिखूंगा? मतलब dl बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? dl। तो ये आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर कितना होता है? r इंटू डी थीटा। अरे होता है नहीं होता? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। तो हर पॉइंट का लैम्डा सेम होगा, अलग अलग होगा? तो एक बात बताओ, dm बराबर, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था क्या लिखते थे? लैम्डा इंटू dx लिखते थे। तो लैम्डा इंटू लेंथ, जो आपने एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ कितनी है? हाँ, क्या मैं डीएम को इस तरीके से लिख सकता हूं? अब आते हैं काम की मुद्दे की बात पे। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब वाई सीएम निकालना है। क्या निकालना है? वाई सीएम। क्या लिखूंगा? इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। क्या ये सही लिखा है? यहां पे ये वाई क्या होता है? वाई, वाई क्या होता है जल्दी बताओ? कोऑर्डिनेट किसका? जो आपने डीएम लिया है उसको इस तरीके से बोलोगे, जो आपने एलिमेंट लिया है ये उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है। नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? जो आप डीएम ले रहे हो, क्या ले रहे हो? डीएम। इस डीएम का सेंटर ऑफ मास तो इसी पे लाई कर रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? आर साइन थीटा। देखना मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, औपचारिकताएं रह गई है। वाई, वाई कितना है इसका? आर साइन थीटा। डीएम कितना है? लैम्डा आर डी थीटा। क्या सही लिखा है? डीएम। क्या? डीएम। डीएम क्या लिखूंगा? लैम्डा आर डी थीटा। इसमें से जो टर्म कांस्टेंट है, एक बात बताओ, मैं यहां पे अलग अलग एलिमेंट लूं, सबके लिए आर तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? और लैम्डा भी सबका क्या है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है क्या इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लूं? देखो एक आर से एक आर तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आप क्या, ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट मत कर देना। नहीं रहने दो, अभी कर देंगे सर। आप थीटा से थीटा भी कर दो। ये लो भाई, रुक जाओ। इंटीग्रेट करना है इसको। क्या करना है? इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहां से बाहर क्या निकल के आया? इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। क्या ये सही है? नीचे क्या आया? लैम्डा आर इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। कहां से कहां? थीटा की लिमिट बताओ कहां से कहां लगाऊं कि पूरी रिंग कवर हो जाए? एक बात बताओ, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी है?
और इस पॉइंट पे कितनी? अगर पूरे को साफ करना है तो कितना घूमना पड़ेगा? क्या पाई घूमना पड़ेगा? क्या 180 डिग्री घूमना पड़ेगा? तो पूरी रिंग को कवर करना है तो लिमिट कहां से कहां लगेगी? 0 से पाई, यहां भी 0 से पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, आर अब तो कुछ भी नहीं है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ। माइनस के कॉस थीटा, क्या माइनस के कॉस थीटा, माइनस बाहर कॉस थीटा, लिमिट लगानी है कहां से कहां? पाई से 0 अपॉन, ये तो कट चुका है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा पाई। कॉस थीटा में एक बार पाई पुट करो, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, देखना ये ऐड करोगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2r/पाई। क्या यही आंसर आ रहा था मेरा? नहीं आया समझ? देख के नहीं करना, मैं रफ कर रहा हूं बस, समझ आ गया ना? खुद से करो। पहली बार कर रहे हैं, तकलीफ होगी, पहली बता दे रहा हूं, मैं इस तकलीफ को कम नहीं कर सकता, लेकिन आदत बनाओ। कब तक इनसे पीछा छोड़ोगे? एलिमेंट सर आपने ऐसे कैसे लिया? ये मैंने पहली बार लिया है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि आज के बाद अगर कोई भी आर्क दिया हो तो उसमें एलिमेंट ऐसे ही लिया जाता है, थीटा पे जाकर के डी थीटा। ठीक है, करो खुद से करो ट्राई। क्योंकि ये अंदर से डर तो निकालना पड़ेगा ना, कब तक इस डर के साथ जियोगे? जिस भी चीज से डर लगता है उससे दूर मत भागा करो, उसकी तरफ भागा करो। यही जीवन का असूल है। कुत्ते को देखा है कभी? शेर बनता है वो अगर तुम भागना शुरू कर दो। अगर उससे डर के तुम भागना शुरू कर दो तो वो अपने आप को क्या समझता है? शेर समझता है। और लेकिन अगर तुम खड़े हो जाओ एक जगह और उसी की तरफ बढ़ो वापस फिर वो खुद उल्टा भागता है। तो ये जीवन का उसूल है भाई, सिंपल सा। ठीक है, जिस चीज से मुझे पता है आपको इससे डर लगता है, आई नो वेरी वेल, जैसे ये सांप बन के आता आ गया यार, ये बड़ा दुखी है। ठीक है, लेकिन अभी डर रहे हो, जैसे जब तुम 12th में जाओगे ना, जब 3 महीने तक सिर्फ यही सांप जो है जो रोज तुम्हें डसेगा, ठीक है, कैलकुलस में रोज आएगा, तो फिर 12th में जाने के बाद लगेगा अरे हलवा है यार। जैसे अभी ये सारी चीजें मैं 12th वालों को दिखाऊं तो कहते हैं अरे हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है। ठीक है, तुम लोगों ने अभी उतना डिटेल में कैलकुलस नहीं पढ़ा, तो हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन झेलो। कब तक डरोगे? है ना, थोड़ा सा झेलना शुरू करो, सिखा मैं दूंगा। ठीक है, तुम्हें कोई चीज नहीं आती है, सिखा मैं दूंगा, और ऐसा सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगे। बस तुम बता देना नहीं समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। ये तरीका नहीं आएगा तो लोट लोट के समझाएंगे, लेकिन समझा के जरूर जाएंगे। ठीक है, खुद से करो, खुद से, मुंडी ऊपर मत करो। खुद से करोगे तो देखना लिमिट लगाने में भी तेल निकल रहा होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा होगा कि माइनस के कॉस थीटा होगा या प्लस के कॉस थीटा होगा। क्या बेटा? क्योंकि एम दिया ही नहीं था। डीएम को एम भी लिख लेता, लेकिन वो कट जाता फिर लैम्डा के टर्म्स में, इसलिए मैं लैम्डा के टर्म्स में काम करना प्रेफर करता हूँ कि आंसर में तो बाद में एम आएगा या आर आएगा, आर ही आना है। तो काय को जबरदस्ती एम एम लिख रहे हो, कटना तो है ही वो। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? ठीक है, देखिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ COM for semicircular disc। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वैल्यू कैसे आई ये नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट है। क्योंकि बार बार जब भी सेमी सर्कुलर आर्क दिया होगा तो कैलकुलेट थोड़ी करोगे। अब तो पता चल गया ना तुम्हें। अगर मान लो कल क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेमी सर्कुलर आर्क वगैरह दिया हो तो तुम दोबारा से कैलकुलेट करोगे? तुम्हें पता है पहली बार किया था वही दूसरी बार आएगा, तो क्या लिखोगे? सीधे सीधे 2r/पाई। ठीक है, देखना रफ कर दो इसको। ठीक, अब बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क अभी कैसी है? पूरी नहीं है, आधी है। कैसी है? आधी, हाफ पिज्जा। ठीक है, जो पिज्जा खाया है? अरे हम तो सर रोटी खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, क्या बात कर रहे हैं ना।
तो ये हाफ पिज्जा काट के, ये जो पिज्जा जैसा कुछ दिख रहा होगा, बीच में यहाँ माल भरा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिंग और डिस्क? रिंग में बीच में माल नहीं होता, लेकिन डिस्क में बीच में माल होता है। समझ रहे हो बेटा? ये वो वाला माल नहीं जो तुम सोच रहे हो। फोकस यहाँ पे रखो थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क जो कि यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म। और उसका रेडियस क्या है? आर है। ठीक, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो रिजल्ट आता है ना वो क्या आता है। यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर आता है और वैल्यू आती है 4r/3π। कितनी आती है? 4r/3π। बस इतना याद रखना, अभी ये इतना बोला है, ठीक है? अब बढ़ रहे हैं, ठीक है? छापना शुरू कर दो, एक्सप्लेन थोड़ी देर में करूंगा। बातचीत मत करो। देखना ध्यान से। डिस्क, सबसे पहला सवाल कि एलिमेंट, क्या एलिमेंट लेना है? एलिमेंट ऐसा लेना चाहिए जिससे जोड़ के ये पूरी डिस्क कवर हो जाए, जिससे जोड़ के ये डिस्क पूरी कवर हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर इस डिस्क में एक ऐसा एलिमेंट लिया है, वो क्या है? एक सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या देख पा रहे हैं आप? मैंने यहां से आर डिस्टेंस दूर गया, कितना दूर? आर डिस्टेंस दूर, और मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली और जिसकी थिकनेस कितनी कंसिडर करी है? डी आर। सर आपने ये क्यों ली? एलिमेंट ऐसा लो जिसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता हो। क्या तुम्हें इस रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है? कहां पे होगा? 2r/π पे। अरे होगा या नहीं होगा? पक्का? ठीक है, तो देखना सर आपने यही क्यों ली?
क्योंकि अगर मैं यहां पर ध्यान से सुने, 0 से लेके कैपिटल आर तक, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक बहुत सारी रिंग्स कंसीडर कर लूं, क्या ये पूरी डिस्क कवर हो जाएगी? नहीं होगी कवर, हो जाएगी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमेंट ले लिया, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है, जो आपने एलिमेंट लिया उसका मास निकालो, क्या निकालो, मास। एक बात बताओ, ये लीनियर बॉडी है या प्लेनर बॉडी है? यहाँ पे मास किसी लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी सरफेस पर? तो इसके लिए लैम्डा डिफाइन करूं या सिग्मा? तो मैंने मान लिया इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। कितनी है बेटा, सिग्मा है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखना ध्यान से, मुझे इसका मास निकालना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। थिकनेस कितनी है, ये तो समझ आ रहा है, आर डिस्टेंस पे जाके थिकनेस कितनी लोगे, डी आर। तो एक बात बताना, इसका एरिया कितना लिखोगे इस स्ट्रिप का? क्या आपको समझ में आ रहा है एरिया? ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई दे रही है, अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, इंटू डी आर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरफेस पे अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डीएम बराबर क्या लिखोगे, लैम्डा लिखोगे, सिग्मा, सिग्मा इंटू डी। क्या इतना समझ आ गया? बस कहानी खत्म हो गई। कहानी क्या होगी, खत्म होगी। डीएम की वैल्यू लिख सकते हैं, डीए की वैल्यू कितनी है, पाई आर डी आर। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट करूं तो कितना बन जाएगा, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। वाईसीएम निकालना है, क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन डीएम। मैं थोड़ी देर पहले एक बात पे इंफेसाइज कर रहा था जो शायद तुम्हें उस समय समझ में नहीं आई हो। एक बात बताओ, जब इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम कर रहे हो तो ये वाई क्या होगा, जो तुमने डीएम लिया है, जो एलिमेंट लिया है, क्या उसका ये सेंटर ऑफ मास होगा? अरे नहीं आया समझ? तो एक बात बताना, जो तुमने यार रिंग ली है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 2r बाय पाई। अगर इसका रेडियस r है तो हम बोलेंगे कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 2r बाय स्मॉल r अपॉन पाई। तो देखना वही लिखा, y इंटू डीएम। क्या लिख दिया, डीएम बटे इंटीग्रल ऑफ डीएम। डीएम की वैल्यू ये लिख दी। पूरा कवर हो जाए डिस्क तो कहां से कहां इंटीग्रेट करें? अबे यार समझ लो यार, इतना क्या छापने में फोकस है, किताबों में लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोई नई लॉ पढ़ाने वाला हूँ क्या? ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा किताबों में, सब कुछ। इंपॉर्टेंट क्या है उसका, एक्सप्लेनेशन, आपको कैसे स्ट्राइक करेगा, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। समय दिया था ना लिखने का भी थोड़ी देर पहले, और अगर नहीं लिख पाए तो बाद में लिख लेना, छोड़ देना, नहीं लिख पाए क्लास ऑफ हो जाए तब लिख लेना। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो अगर मिस हो गई तो वो कैसे कवर होगी, वो किताबों में थोड़ी ना मिलेगी। डीएम, डीएम की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल से क्या आ जाएगा, बाहर। लिमिट लगानी है तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर। क्या लिमिट लगा सकते हैं? इसके बाद तो मैथ्स है, क्या है, मैथ्स। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, 4r बाय 3 पाई पर आ रहा है। रिंग का कहां पे आ रहा था, क्या याद है? इसका एक और मेथड बता रहा हूं, देखो प्रूफ हो सकता है शायद ना भी समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, क्या है, मैथ्स। एक दो बार घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट, ये तुम्हें याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। हाँ, इसका एक और मेथड बता रहा हूं, देखना। किसी ने कहा सर, मैंने कहा हाँ बोलो, ये जो आपने एलिमेंट रिंग लिया है, क्या मैं इसके अलावा कोई और एलिमेंट ले सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हो यार, इसमें कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी ना है, आपका जो मन करे आप वो एलिमेंट लो यार, है ना। मेथड कोई भी गलत नहीं है, आपका आंसर हमेशा इतना ही आएगा। तो उसने कहा सर मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर से मिलके बना हुआ है इस तरीके के। अरे बनाया नहीं बनाया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर। पिज्जा, अब मान लो एक पिज्जा मिला तुम्हें और खाने वाले हैं 200, कितने हैं, 200। नहीं खा रहे नहीं खाना तो पड़ेगा भाई, है ना। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन बराबर बटेगा। अब ये पिज्जा हाफ है और खाने वाले कितने हैं, 200, लेकिन खाना सबको है, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगा। क्या होगा, सिलेक्शन। तो कैसे काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे या नहीं काटोगे? तो क्या बनेंगे ये, सेक्टर। अगर एक सेक्टर बहुत छोटा है तो ये ट्रायंगल है। एक सेक्टर अगर बहुत छोटा है तो ये क्या है, ट्रायंगल। जरा याद करो, कल मैंने आपको बात बताई थी कि एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, अगर ये हाइट h है तो यहां से कितने पे होता है, h बाय।
तो यहां से कितने पे होता है? पक्का? तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो सेक्टर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? सेक्टर। उस सेक्टर का सेंटर ऑफ मास यहां से कहां पे होगा? 2h/3, लेकिन h इज r, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कितने पे होगा? नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? इसी तरीके से इस सेक्टर का भी 2r/3, 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 अगर इन सबको जोड़ दूं क्या एक रिंग बन जाएगी? एक ऐसी रिंग बनके तैयार होगी जिसका रेडियस कितना होगा? लेकिन एक रिंग का सेंटर ऑफ मास, जरा मुझे बताना कितने डिस्टेंस पे था? अभी तुमने पढ़ा था 2r/पाई, 2/पाई इंटू आर। उस रिंग का रेडियस r था, लेकिन यहां पर इस रिंग का रेडियस r है, 2r/3 है। नोट डाउन दिस। एक जना पूछ रहे हैं कि पहले वाले में ये y आपने 2r/पाई क्यों लिया है? इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। और उस रिंग का जो y है वो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, और उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 2r/पाई पर। क्या ये मेथड समझ में आ गया भाई? रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? रिजल्ट। क्या आज के बाद याद रहेगा कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? 4r/3 पे होता है। ठीक है, देखिएगा एक जनरल एक्सप्रेशन, ये तो मैंने बताया किसका? सेमी सर्कुलर डिस्क का। ऐसा भी तो हो सकता है सेक्टर हो। अब इसी लॉजिक से तुम सेक्टर का भी बता सकते हो। जो एंगल सेक्टर का मतलब जानते हो क्या है? सेक्टर वो वाला सेक्टर नहीं है, सेक्टर नंबर 18 जिसमें वो रहती है। पिघल गए भाई। देखो भाई, फोकस फोकस फोकस, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और ही नजर आता है मुझे। जब भी मैं फिजिक्स की बात करता हूँ या अच्छी बातें करता हूँ तो ऐसी शकल बना लेंगे हैं। अच्छा लगा, समझ आया, कह रहे हो तो आ ही गया होगा। देखो लिमिट कहां से कहां लगेगी वो तो तुम बताओगे। एलिमेंट क्या ले, ये तो मुझे ही नहीं पता। मतलब बिल्कुल मरे हुए, कोई एनर्जी नहीं है बिल्कुल। क्या इंटीग्रेट करने पे साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन होता है क्या? भाई इस तरीके का गजब है ना, कोई बिल्कुल जैसे जस्ट आप बस थोड़ा फिजिक्स से हटो तो सही, आप थोड़ा डेविएट तो हो, देश दुनिया की बात करो। यस सर यस, बिल्कुल एकदम रिटर्न बैक। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही क्या है? अलग है। क्या ध्यान से देखिएगा बेटे, ये है सेक्टर। क्या है? सेक्टर। और मान लो ये सेक्टर यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इसी लॉजिक से मैं बता सकता हूं क्या होगा पता है? यहाँ पे होगा वाई पे। कहां पे होगा? वाई पर। रिंग का याद है? रिंग का बताना, रिंग का कितना था? आर साइन थीटा/2 बटे, क्या याद है? इसी का 2/3। 2/3 क्यों किया? जस्ट मूव ऑन। सेक्टर छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनाया नहीं बना? ये जनरल एक्सप्रेशन है, तुम चेक कर लो। डिस्क के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? है क्या होगी? पाई। साइन π/2 कितना हो गया? 1। ये रहा π/2। क्या देखना वही आ रहा है क्या वो आ रहा था? अगर ये याद है तो वो याद है। तो कैसे देख रहे हो यार? देखो क्लास में बैठना है तो एनर्जेटिक होके बैठा करो। देखो मैं तो तुम्हारे जैसा हूं नहीं, है ना, मैं तो अभी बिल्कुल यंग हूं, है ना, और फुली एनर्जेटिक हूं, है ना।
तुम हो रहे हो 45 साल 50 साल के, है ना, तुम्हारी तो एनर्जी खत्म है, बस जब तक जीवन चल रहा तब तक चल रहा, पता नहीं कब निपट लो है। लेकिन क्या ना कि इधर क्लास में बैठना है तो बिल्कुल एनर्जेटिक होके बैठना। ये क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रही है यार, इट्स नॉट अ वन वे, इट्स अ टू वे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सर ये 2/3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने कहा इसी लॉजिक से किया ना। इस लॉजिक में ये कितना था डिस्टेंस? 2/3 था। तो मैंने कहा डायरेक्टली बोल दूंगा बेटा 2/3 आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। क्या याद हो गया? अगर ये याद है तो वो भी याद है। कल अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए जिसमें सेक्टर को क्वार्टर बना दिया, क्या लोगे? पी लोगे? पिता घर जा रहे हो बेटा, जूतों की मार पड़ेगी, है ना। क्या करोगे? थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? क्या 90 रख पाओगे? क्या ये डिस्टेंस आ जाएगा? कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट पूछा गया तो निकाल पाओगे? तो अब तक की चर्चा में तुम्हें घंटा भी कुछ समझ ना आया हो। ये वही इंसान है। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आर्क का जेरा, ठीक है, जे याद है तो 2r/पाई भी याद है, और सेक्टर का, किसका? सेक्टर का जेरा 2/3। जे याद है तो जे करके ही जे निकलेगी, ठीक है। क्या समझ आ गया भाई? सहमत हो? हाँ भाई, क्यों दुखी हो? हाँ, सेक्टर का फिर से बता दें, देख लो। ये वाला समझ आ गया था, तो ये वो यहाँ सेंटर से कितना था? 2/3। तो जो भी रिंग का तुम्हारे पास आया था उसमें तुमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2/3। रिंग का कितना था जल्दी बताओ? रिंग का कितना था? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्या बन गया ये? तो मैंने कहा आर्क का कितना था ये, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2/3। ये बन गया, सही है। पहला है जिसको समझ आया है। अरे नहीं आया भाई, क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए, कहाँ जा रहे हो? घर एकदम भोकाली बना के आनी है भाई साहब। दोस्त वोस्त मिलेंगे, है ना, सुन लेना। देखो भाई, दोस्त वहाँ दोस्त वोस्त मिलेंगे जो स्कूल में पढ़ते होंगे, उनको तो ये लगता होगा कि कोटा में तो तुमने आग लगा रखी होगी, अलग ही भोकाली होगी, पता नहीं कितने इंटेलिजेंट, उनको ऐसा लगता होगा ना, है ना। अब वो मिलेंगे तो ऑब्वियस है भाई, वो स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होंगे तो उनको कोई डाउट वाउट आएगा तो तुमसे पूछेंगे कि भाई ये वाला मेथड ये तुमको आता है ये? तो देखो भाई सुनो, है ना, बेइज्जती तो कराना मत। अगर आता हो तो बढ़िया है, तो एक्सप्लेन कर ही दोगे, है ना, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। नहीं आए तो ज्यादा जबरदस्ती मत करना एक्सप्लेन करने की, चुपचाप से क्या करना, अबे कितना घटिया डाउट पूछा है तुमने, कोई लेवल नहीं है क्या तुम्हारा? एकदम इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि सामने वाला सिट पटा जाए, अच्छा अच्छा, अरे ये वो कहेगा बता दो यार, सिंपल चीजें मत पूछा करो यार। थोड़ा माहौल सेट कर लेना, तुम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, नहीं तो पता चले बेइज्जती करा के आगे ना लाए। देखिएगा ध्यान से, अब हम क्वेश्चन, हाँ, कुछ और बॉडीज के सेंटर ऑफ मास भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड बॉडीज के हमें याद रखने। ऐसे कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि हमें अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कोन, अगर हॉलो कोन है, कौन सा कोन है? हॉलो, लाइक यू। तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास यहां से y डिस्टेंस ऊपर होता है और ये वैल्यू होती है h/3। कितनी होती है? h/3। और अगर सॉलिड कोन है, कौन सा कोन है? लाइक मी, तो उसका क्या होगा? h/4। याद करने हैं, क्या करने हैं यार, ठीक है, धीरे धीरे प्रूफ करना भी सीख जाएंगे, लेकिन अभी याद करके काम चलेगा, क्योंकि रिजल्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई 4 दिन बाद तुमसे ये थोड़ा ना पूछेगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास प्रूफ करो, एग्जाम में क्वेश्चन प्रूफ का थोड़ी आएगा, वो तो सीधे यूज करेंगे। अभी देख लेंगे ये क्या है, ये कटोरा। भाई को, हर इंसान को वही दिखता है जो उसकी ड्रीम है, और भाई की ड्रीम फिक्स है, भाई की ड्रीम फिक्स है, ये कटोरा ऐसे होगा और हाथ में होगा, यहीं बैठा होगा संकल्प के बाहर,
दे दे भाई, दे दे। ठीक है, क्या कह रहे हो? मैं दिख गया तो पैर पकड़ के वहीं लेट जाओगे? यस, फोकस 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 फोकस। चलो चलो भाई, ठीक है, तुम समझा करो, ऑनलाइन चल रही है यार क्लास, है, पता नहीं कौन कौन देख रहा होगा। हॉलो, अगर हेमिस्फेयर हुआ, क्या हुआ? हेमिस्फेयर। तो हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पे। कहां पे होता है? r/2 पर। अगर ये सॉलिड वाला हुआ, कौन सा वाला हुआ? सॉलिड वाला, तो सॉलिड हेमिस्फेयर का होता है 3r/8। ये सॉरी फॉर दिस, वैसे तो मैं याद ज्यादा चीजें नहीं करवाता हूँ, आपको ही पता है, लेकिन ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी सवाल करोगे तो मैं समझ आ जाएगा कि इनका डायरेक्ट यूज होगा। सॉलिड हेमिस्फेयर, कौन सा हेमिस्फेयर? सॉलिड, उसका होता है 3r/8। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जितने भी डिस्टेंसेस बताए हैं, ये डिस्टेंसेस कहां से हैं? जो भी इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, ये यहां से। क्या याद रहेगा? नहीं करना हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन आएगा तो बनेंगे नहीं फिर, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस में हम रिजल्ट का यूज करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? रिजल्ट्स का डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। ये एक, देखो ध्यान से, बातचीत नहीं अब बेटा। देखो एक सेमी सर्कुलर रिंग, क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस आर, इसका लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा। इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है? लैम्डा। और यहाँ पे एक वायर भी देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं वायर? इस वायर की लेंथ कितनी होगी? 2r। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है 2 लैम्डा। कितनी दी हुई है? 2 लैम्डा। ये इस तरीके से रखे हुए हैं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? वायर, एक तो वायर और एक दूसरा सेमी सर्कुलर आर्क। क्वेश्चन शुरू होता है, अब सवाल करने का बारी आ चुकी है। बहुत देर होगी, मुझसे मेहनत करवा ली तुमने, अब मैं तुमसे करवाता हूँ बेटा, भूत बना दूंगा अगर आंसर नहीं आए। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ओरिजिन है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो ओरिजिन है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितने लोग कर चुके हैं? कुछ कह रहे हैं अरे सर अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है। मास नहीं दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है डेटा इनसफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है, डेटा सफिशिएंट है। मेल्ट करके कहां रख दो उसके? क्या सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास पता है? तो जल्दी करो फिर, क्या है? ए, मिमियाओ मत बिल्कुल भी। क्या आ रहा है बेटा? क्या सिर्फ 2r आ रहा है? 2r/पाई। हट, तू तो आर्क का ही निकाल के बैठ गया है। चलिए, समय समाप्त, समाप्त हो चुका है समय। कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है? ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या देखिएगा ध्यान से, इस वायर का मास मान लो m1 है। कितना है? m1। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द m1, क्या आप m1 की वैल्यू बता पाएंगे? अगर आपको लैम्डा दिया हुआ है, इसका लैम्डा कितना दिया हुआ है? 2 लैम्डा। ये 2 लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अगर 2 लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मास आ जाएगा? बताना इस वायर का लेंथ कितना होगा? r या 2r? r या 2r? पक्का? क्या 2 लैम्डा इंटू 2r करके मास आ जाएगा? कितना आ गया? 4 लैम्डा। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास एक m1 पार्टिकल है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, और उसका मास है बेटा कितना? 4 लैम्डा r। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0। नहीं आया समझ? इसी तरीके से मान लो इस रिंग का मास है m2। रिंग का मास कितना है? m2। और मैं अगर आपसे पूछूं बेटा m2 की वैल्यू बताओ, क्या बता पाओगे?
बताओ क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी? पाई आर या 2 पाई आर? पक्का? तो दिस इज पाई आर। लेकिन एक सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? क्या 2r/पाई पे होता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से 2r/पाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2r/पाई कॉमा 0। क्या यहां पे दूसरा मास रख दूं? और वो मास कितना है? लैम्डा इंटू पाई आर। अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बना करके तुम्हें दे देता, क्या तुम सॉल्व कर पाते? जल्दी से बताना। एक्सयूएम क्या लिखोगे फटाफट? एक्सयूएम क्या लिखोगे? 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे? लैम्डा पाई आर इंटू 2r/पाई। क्या ये सही है? बटे बटे कुछ आएगा? टोटल मास आएगा कि सिर्फ इसका मास आएगा? क्या टोटल मास आएगा बेटा? तो नीचे क्या लिखोगे? 4 लैम्डा आर प्लस लैम्डा पाई आर। क्या लगता है सॉल्व हो गया? क्या हुआ क्यों नहीं था तुमसे? बताना कितनी वैल्यू आ रही है? r/2। भाई ये आ रहा है मेरा, तो तुम्हारा भी यही आ रहा है? अच्छा, शकल से तो नहीं लग रहा तुम्हारी। कितने लोग का यही आ रहा है? किसी को डाउट पूछना है क्या? अरे हाँ या ना जवाब तो दो यार। क्या समझ आ गया? सबसे हो गया? नोट करो, अगला क्वेश्चन करो फिर, अभी पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मास दिया हो, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। लैम्डा दिए होंगे, क्या दिए होंगे? लैम्डा। ये देखो बेटा, ऊपर जो है वो रिंग है, लेकिन कौन सी वाली रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग। और नीचे कौन है? सेमी सर्कुलर डिस्क है। इसका मास भी m है और इसका मास भी क्या है? m। ये ये है r। 1 मिनट का समय है बस, नहीं हो पाए बस्ता उठा के निकल जाना, नहीं तो लात घूंसे पड़ेंगे यहीं पे। एक्सेस ये रहा, इसका जो सेंटर है ये x है और ये क्या है? y। बताओ जल्दी बताओ। भाई साहब यहाँ भी गड़बड़? अभी तो तुम कह रहे थे याद कर लिए तुमने सारे हैं। एक बात बताओ, ये क्या है? हाँ, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है कहां होता है? किधर होता है? तो यहां से 2r, क्या इसके कोऑर्डिनेट 0,2r/पाई लिख सकता हूं? क्या मैं मान सकता हूं m मास का एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है? अब आते हैं डिस्क पर। किस पर? डिस्क। बताना डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? 0,-4r/3 पाई। माइनस क्यों लगाया बेटा? क्योंकि ओरिजिन यहां पर है, नीचे है नहीं है? मास तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ तो आपको मेहनत नहीं करनी। ये वाला सवाल तो इससे भी ज्यादा सस्ता है, इसमें तो फिर भी मास निकालना था, इसमें तो मास दिया हुआ है। क्या मैं सीधे वाई सीएम निकाल सकता हूँ? एक्स सीएम तो देख के समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? है क्या हो जाएगा? सहमत हो? तो जरा देखना, वाई सीएम निकालने जा रहे हैं। एम इंटू 2r/पाई प्लस एम इंटू माइनस के 4r/3 पाई बटे एम या 2m आर अपॉन। बताओ यार, इतना सस्ता सवाल नहीं हो रहा तुमसे। हो गया था? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्या?
अबे ओ अच्छा, बनाओ चुपचाप से। ये हॉलो कौन है? ये हॉलो हेमिस्फीयर है, और ये ऊपर वाला सॉलिड है। हॉलो कोन का मास है m, हॉलो हेमिस्फीयर का मास है 2m, और सॉलिड स्फीयर का मास भी क्या है m। ठीक, दे रहे हैं, रुक जाओ, ठंड तो रखो ना। एक आराम कर रहे हैं हम बैठ के गद्दा लगा के यहाँ पे। ये रेडियस r, ये हाइट h है, लेकिन h की वैल्यू कितनी है 3r, कितनी है 3r, और यहां पर ये भी है r। फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन, एक है सॉलिड, एक है हॉलो, और दूसरा भी क्या है हॉलो। क्या तीनों की शेप दिखाई दे रही है? क्या तीनों के मासेस दिख रहे हैं? क्या तीनों के रेडियस दिख रहे हैं? चलो शुरू हो जाओ। कल सारे फॉर्मूले याद करके आना यहाँ पे, बता दिया। अब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर बिना फॉर्मूला याद किए क्या ये सवाल हो जाएगा? कौन कह रहा है हो जाएगा? हो पाएगा क्या? तो बताओ बेटा, जल्दी बताओ। तो देखिएगा ध्यान से, ये हॉलोकोन है, क्या है हॉलोकोन। हॉलोकोन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, h/3 पर। हॉलोकोन का सेंटर ऑफ मास याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि हॉलोकोन का वही होता है जहां पर ट्राइंगल का होता है, सेंट्रॉइड। क्या? सेंट्रॉइड। h/3, क्या याद है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, h की वैल्यू कितनी है 3r, तो h/3 तो कहां पे आएगा? क्या r पे आएगा? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 0, r। इसका मास कितना है हॉलोकोन का? m। क्या क्लियर है भाई? अब आते हैं नीचे वाले इस पर, ये कौन है? हॉलो। ये पता कैसे चलता है? दिया होता है, वंडरफुल है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था इसके सेंटर से? r/2, पक्का? तो क्या मैं इसको मेल्ट कर दूं? मेल्ट करके कहां रख दूं? क्या सेंटर पे रख दूं? और वो सेंटर कहां पे होगा? 0, r/2 पर। कितना मास है ये? 2 है। वंडरफुल। यहाँ पे प्लस या माइनस? क्या सभी को समझ आ गया? अब देखो, ये कौन है? सॉलिड स्फीयर है बेटा। लोग कहते हैं 3r/8 पे होगा, मैंने कहा नालायक, वो तो हेमी का होता है। किसका होता है? ये तो पूरा सॉलिड है, इसका सेंटर का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा ना। लेकिन बी केयरफुल, कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट। ये रही h, और ये कितना है r। क्या इसका कोऑर्डिनेट h+r होगा? पक्का? तो h+r क्या 0, 4r। क्या यहां तक सभी को समझ आया? अब इसके बाद ये सवाल तुम्हारे लिए क्या चूरन है, सस्ता वाला है? क्या इसके आगे सॉल्व कोई भी कर पाएगा? क्या जिसको ये पता है कि किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, क्या उसके लिए ये सवाल क्या 1 मिनट से ज्यादा टफ है? क्या वो बहुत सारी शेप बना सकता है?
वो बना सकता है, वो खेत में जो, समझ रहे हो, कुछ भी बना के दे दे, क्या बना पाओगे? अब जल्दी से बताना है इसको सॉल्व करने में मुझे कितना समय लगेगा। क्या m इंटू 4r प्लस m इंटू आर प्लस 2m इंटू माइनस r बाय 2 बटे टोटल मास कितना आ रहा है बेटा? है क्या बात कर रहे हो? तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, क्या मैं 0, r लिख सकता हूं? नहीं आया समझ? डिस्कशन चलिए, रेस निकालो फटाफट, कल पढ़ के आना पूरा, ठीक है? और ये सब सिलेबस है टेस्ट का, मैं पहले बता देता हूँ। टॉट टिल डेट लिखा हुआ था ना, तो रिस्क मत लेना। हाँ ये पूरी ये कैलकुलेशन ही तो है, ये सीओएम कैलकुलेशन है या नहीं है? तो इसके भी भर के सवाल आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले। रेस नंबर 45 निकालो चलो। यस, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। हे भाई का खौफ खत्म हो गया है क्या? खत्म नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हो, कब था खौफ? यस, रेस नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 4 4 4 हो गया। 5, अरे क्या बात कर रहे हो? 6 7, अच्छा 4 सवाल एक साथ, ये तो हैट्रिक के ऊपर निकल गए तुम तो। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में लोगों को, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है। 8th में आपने बहुत मेहनत करी होगी। देखो अब मैं बिना मेहनत वाला बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे मास रखा हुआ है m, क्या रखा हुआ है m, यहाँ पर 4m, यहाँ पे 2m, यहाँ पे 3m, यहाँ पे 6m। देखो तुम लोग ऐसा करो, बात करते रहो, है ना, उससे क्या होगा, एनर्जी मेंटेन रहेगी तुम्हारी। यस सर। अच्छा, ये रेगुलर हेक्सागन है, क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये भी ए होगा, 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 और ये भी ए होगा। क्यों सर? क्योंकि 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारे, तो क्या ए होगा या नहीं होगा? और ये वाला एंगल जो है ये 60 होगा। कितना होगा? 60। ये बात समझ में आई? हाँ सॉरी, 60 तो पूरा होगा, आधा तो कितना होगा? 30 होगा। क्या ये बात क्लियर है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि कल भी मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो वही करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 2m का कोऑर्डिनेट बताओ, तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a cos 30। क्या लिखोगे? a cos 30 कितना होगा? कॉमा a बाय 2। क्या सही है? खत्म हो गया सबके आगे कोऑर्डिनेट। अब बंद कर लो इसको। जस्ट इसके नीचे तो x तो चेंज हुआ ही नहीं, x तो वही रहेगा, कितना? √3 a बाई 2, कॉमा क्या ये इसके जस्ट सामने है? तो y तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ क्या चेंज हुआ? x। तो माइनस के √3 a बाई 2, कॉमा a बाई 2। या तो इधर से या इधर से नीचे गए, x तो सेम रहेगा और y क्या हो जाएगा? माइनस a बाई। क्या यहां तक समझ आ गया? इसका कोऑर्डिनेट भी बता दो, 0, a, और इसका भी बता दो। क्या कोऑर्डिनेट लिख लिए? -a। मैं माइनस भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत पॉजिटिव हूं ना, इसलिए। अब देखना, आप एक तो तरीका पूरा एक्सप्रेशन लिखो और सॉल्व करो, है ना। दूसरा तरीका, जरा ध्यान से देखना, इसके इधर, इसके इधर सिमेट्री देख रहे हैं, क्योंकि इधर वालों का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और इधर वालों का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसके इधर टोटल मास कितना है? 2m + 3m कितना है? 5m। इसके इधर टोटल मास कितना है? 11m। जब लिखोगे तो इधर है 5m और इधर है 11m, तो 11 में से 5m तो गए, नहीं आया समझ?
तो देखना एक्सियम लिखना है। क्या लिखना है? एक्सियम। तो बचे कितने? कितने बचे? ये 5m है और ये कितना है? 11। तो कितने बचे? 6m। तो 6m और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? सर इनका क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका तो x क्या है? 0 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल कितना है पूरे का? सबको जोड़ लिया होगा ना टोटल मास है 21। एक्सियम आ गया। हाँ हाँ एम मैम एक्सियम आ गया। देखो कैसे देख रहे हैं। अब आते हैं वाईसीएम। किस पे आते हैं? वाईसीएम के लिए वाई चाहिए। तो इसके अबाउट देखो, इसके ऊपर कितना मास है? 629m। कितना है? इसके नीचे कितना है? हाँ कितना? 12। तो 9 ऊपर है 12 नीचे, तो नेट नीचे कितना है? हैं? हाँ हाँ बी केयरफुल। यहाँ पे सबका वाई सेम नहीं है क्योंकि इनका 0 है, इनका ये है। तो इनको आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप इनको देखो। इनको ये 6m इधर है और 5m इधर है। तो इन वालों को देखो, इनको इनको तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसका तो हम डायरेक्टली लिख देंगे m इंटू ए, और इसका क्या लिख देंगे? माइनस के 4m है। क्या लिख देंगे? माइनस के 4m है। इतनी किसकी हिम्मत हो गई? जीवन प्यारा नहीं रहा क्या? ये तो ठीक है, इनको देख लो। इस लाइन के ऊपर कितना था? 8m और ये कितना है? 8m। तो 0। क्या हो गया? 0। ये दोनों और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा इतना ही डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? नहीं है आंसर? ठीक है वो होता है ना कुछ लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो गया? बहुत बढ़िया, शानदार। एडवांस देना शीट जल्दी, क्विक क्विक। कर तो लिए ना तुम लोगों ने? क्या बात कर रहे हो? बस देखो 7 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 8 देखो कितने पेज भर दिए? एक ध्यान से देखना, जब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा होता था, या मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जब एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा होता था तो इनिशियली उसको फोर्स कहां चाहिए होता था? अंदर की तरफ। पार्टिकल को फोर्स चाहिए होता अंदर की तरफ, एक पॉइंट तक अंदर चाहिए होता था। अगर रस्सी होती थी तो स्लैक हो जाती थी। क्या होती थी? स्लैक हो जाती थी। लेकिन अगर रॉड होती थी तो आगे भी जाता था, क्योंकि रॉड अंदर भी लगा सकता है फोर्स और बाहर भी लगा सकता है। क्या याद है? तो हम कहते थे कि जहां पे टेंशन 0 होती थी उसके बाद रॉड फोर्स कहां लगाती थी? ये मैंने फोर्स का डायरेक्शन किस पे दिखाया? पार्टिकल पर। किसकी वजह से? रॉड की वजह से। इसी को यहां पे बोल सकता हूं ये फोर्स है बीड के ऊपर। किसके ऊपर? बीड के ऊपर। किसकी वजह से? वायर की वजह से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? बीड से वायर पे। क्या जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा? क्या न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ी है? वायर ने बीड पे पहले फोर्स बाहर लगाया होगा, फिर फोर्स कहां लगाया होगा? अंदर। तो इसका मतलब है बीड ने वायर पे पहले फोर्स अंदर लगाया होगा बेटे, फिर कहां लगाया होगा? खत्म खत्म। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? डीके बाई डी टी कितना दिया हुआ है? गामा टी। पक्का? यहां पर dt को इधर ले जाओ तो मार दो इंटीग्रेट। ये काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पक्का? इसको क्या लिखोगे? गामा टी का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मैं अगर आपसे यहां से ये पूछूं कि v की वैल्यू बताओ तो कितनी आ रही है? गामा बाय m, और टी स्क्वायर की जगह t आ जाएगा। क्या इतना समझ आ गया? वेलोसिटी t पर डिपेंडेंट आ रही है नहीं? लीनियरली। कैसे? लीनियरली। एक्सेलरेशन कितना होता है?
dv बाय dt। क्या तुम्हें लग रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा? क्योंकि t का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स भी कांस्टेंट है? दुनिया का हर कांस्टेंट फोर्स कौन सा होता है? क्या कंजर्वेटिव होता है? चलो ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दो। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, कैन बी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो क्या लिखेंगे? हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो टी के प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो सही है गलत? लास्ट ऑप्शन, द फोर्स इज कंजर्वेटिव। सही है गलत है? सही है। क्या है? सही है। क्या समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये होना चाहिए था यार। कब तक छोड़ोगे? जब तक है दम। कितना टाइम लगा इसको करने में? 5 मिनट। लो 1 सेकंड में। चलो हो गया। देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू हाफ है यहाँ पे और ये वैल्यू है 0.5। ठीक है, यही है ना? हाँ सॉरी, सस्ता वाला भैया। वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स। हमसे वर्क डन पूछा गया है, फोर्स बड़ा बढ़िया दिया हुआ है ना। फोर्स को अगर देखोगे तो एकदम से अंदर की आत्मा जाग जाएगी तुम्हारी। माइनस के वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा है तो उसको लिखोगे माइनस के 2x जे कैप। ये फोर्स है। ठीक, देखो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते क्योंकि y का इंटीग्रेशन तुम्हें आएगा नहीं, क्योंकि y dx बनेगा। क्या बनेगा? y dx। और इसको भी तुम इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। तो क्या करें ऐसे सवालों में? अलग अलग, हर पाथ का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए। क्या है? ए। अभी तेरी क्लास होने वाली है बंद, है ना? अच्छा, मेरी भी तो क्लास है ना। ए बी सी डी, ये ई, और ये क्या है? एफ। देखो जब मैं ए से बी जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं? ए से बी। तो मैं किसके अलोंग मूव कर रहा हूं? एक्स या वाई? एक्स के अलोंग। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? जो एक्स के अलोंग होगा। क्या सिर्फ यही कंपोनेंट वर्क करेगा? एक बात बताओ, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, क्या ये कंपोनेंट -1 है? क्योंकि वाई कितना है? कांस्टेंट। वाई कितना है? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं इधर जाते समय फोर्स इधर लग रहा है। कितने का? 1 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। ए से बी में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, कितना है? वर्क कितना होगा? क्या -1 जूल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स इधर है, मैं इधर गया हूं। अब आता हूं बी टू सी। एक बात बताओ, बी टू सी मैं किसके अलोंग मूव कर रहा हूं? है वाई के अलोंग। तो ये कंपोनेंट वर्क करेगा या ये वाला करेगा? लेकिन एक बात बताओ, बी टू सी जाते समय एक्स की वैल्यू क्या है? 1। तो फोर्स कितना है? -2। फोर्स कितना है? -2। क्या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है? पक्का? -2 न्यूटन का फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। बी से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? आधा। कितना? आधा। तो 2 इंटू आधा कितना हो गया? 1 जूल। नहीं आया समझ? ऐसे ही अब आगे तुम खुद कैलकुलेट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वाले में 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में कौन वर्क करेगा? ई से एफ में क्या एक्स कंपोनेंट वर्क करेगा? लेकिन एक्स में वाई है, लेकिन वाई कितना है? 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0। एफ से ए में कौन वर्क करेगा? वाई। लेकिन y में 2x है, लेकिन x क्या है? 0। तो यहां पे भी फोर्स क्या है? 0। देखो कैसे देख रहे हैं। खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। एक सवाल बच रहा है 11। आई विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, होमवर्क लिखो, होमवर्क फटाफट। क्लास ऑफ होने वाली है, मेरी भी क्लास शुरू होने वाली है। सेंटर ऑफ मास मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो पता चला टेस्ट में जाके प्रैक्टिस हो रही है।
S1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, ये सेंटर ऑफ मास में दे रहा हूं, WP दोबारा से कर लाए। कहाँ गई, जल्दी आ जा, धड़कनें तेज हो गई। हाँ, O1 में 1, 2, 3, O1 में पहले 3 क्वेश्चन, ठीक है। S2WPE जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्या करना है, कंप्लीट। कितना हो पाएगा, और अपना रिवीजन करें जो भी है, क्योंकि भैया टेस्ट है। चलो भाई चलें फिर। ओके भाई, ऑनलाइन। सर आप ऑन दिवाली पे होमवर्क दोगे क्या? भाई दिवाली पे होमवर्क मांग रहे हैं। कोई होमवर्क नहीं रहेगा भाई, चिल मारना है। क्या मारना है? गुप्ता जी के घर में रॉकेट भी तो डालना है।